हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे ओबेसिटी और डायबिटीज़, मोटापा और शुगर आपस में एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड हैं, आपस में इनका दोनों का क्या नाता है। क्या ओबेसिटी होने से शुगर के खतरे बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ होने के खतरे बढ़ जाते हैं। आज हम लोग इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। बेसिकली जो मोटापा है, जो ओबेसिटी है और जो डायबिटीज़ है, बोथ आर द प्रोडक्ट ऑफ डिफेक्टिव एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ये दोनों ही डिफेक्टिव एनर्जी मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट हैं। जब हमारी एनर्जी का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं होता है तो उसी से ही मोटापा ओरिजिनेट होता है और उसी से ही हमारा डायबिटीज़ ओरिजिनेट होता है। शुगर की बीमारी भी उसी से निकल के आती है। और जेनेटिक फैक्टर भी दोनों में बहुत कॉमन ही है। जीन गवर्न करता है कि आपके बॉडी में फैट के जो कंटेंट हैं वो कितने हैं, और जीन गवर्न करता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आइए चर्चा करते हैं इन सब बातों पे आज। देखिए, जो डायबिटीज़ है वो कहीं ना कहीं ओबेसिटी के बाद आने वाला जो कड़ी है वो मोटापे के बाद ही आता है, आपका डायबिटीज़। तो मोटापा क्या है या ओबेसिटी क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति को ओबेसिटी है, मोटापा है। देखिए, एक जो बॉडी मास इंडेक्स एक फार्मूला है, बॉडी मास इंडेक्स निकालने का एक जो फार्मूला है उसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स कितना है, और उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि वह व्यक्ति क्या ओबेसिटी से ग्रसित है कि नहीं। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, इक्वल टू वेट। आप किसी व्यक्ति का जिसका बॉडी मास इंडेक्स निकालना है उसका वजन कर लीजिए। वजन किलोग्राम में होना चाहिए। उसको डिवाइड कर दीजिए हाइट से। हाइट मीटर में होना चाहिए। मीटर स्क्वायर कर दीजिए। हाइट का जितना हाइट उसकी आती है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या हो गया, किलोग्राम अपान हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो जो आपका वैल्यू आती है वो उस व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स होता है। अब आइए हम देखते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स कैसे रिलेटेड है ओबेसिटी से। तो अगर हमारा बीएमआई किसी का 18 आता है, 18 के अगर नीचे आता है तो वो व्यक्ति अंडरवेट है। उस व्यक्ति को अपने वेट को इम्प्रूव करना है। अगर किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 18 से 24.9 के बीच आता है तो वो आदमी बिल्कुल फिट है, उसको न ओबेसिटी है न ही अंडरवेट है। अगर व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 24.9 से 29.9 के बीच आता है तो वह व्यक्ति ओवरवेट कहलाता है। और अगर उस व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 29.9 से ऊपर आता है तो वह व्यक्ति ओबेस कहलाता है। वह व्यक्ति ओबेसिटी से ग्रसित होता है। तो हमने ये जान लिया कि किसी भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स अगर 29.9 से ऊपर आता है तो उस व्यक्ति को ओबेसिटी है। तो हम ये जान गए कि उस व्यक्ति को ओबेसिटी है। अब आते हैं कि ये ओबेसिटी होती क्यों है, ये किसी भी व्यक्ति को ओबेसिटी हो क्यों जाती है। अभी सबसे पहला काज मैंने बताया है कि ये जीन पे डिपेंड करता है कि किसी भी व्यक्ति का जो जीन होता है, जो मदर और फादर से मिलके आया होता है, अगर उस जीन पे ये कोडिंग होती है कि यह व्यक्ति ओबेस होगा तो वह जीन उसी हिसाब से फैट का डिपोजिशन ऑर्गन्स में करता है, और उस बॉडी में किन किन जगहों पे कितना कितना फैट डिपॉजिट होगा वह भी जीन के द्वारा गवर्न होता है। तो एक तो जेनेटिकल फैक्टर हो गया कि अगर कोई जेनेटिकली अगर उसमें ये इनबिल्टेड है कि वो ओबेस होगा तो वो व्यक्ति ओबेस होगा। तो उसमें हमारा कोई जोर नहीं चलता, हमारा कोई उसमें बस नहीं है, तो हम उस पर अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम चर्चा करते हैं कि जो एनर्जी का जो मेटाबॉलिज्म है अगर वो प्रॉपर नहीं होता है तब उसमें कैसे ओबेसिटी हो जाती है, कि वो जो ओबेसिटी निकल के आती है वो कैसे निकल के आती है। तो देखिए, पहले भी हमने चर्चा करी थी
कि अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो उससे क्या निकलता है, उससे शुगर निकलता है, उससे ग्लूकोज निकलते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे बॉडी की सेल्स को। तो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो चपाती के फॉर्म में हो सकता है, चावल के फॉर्म में हो सकता है, दाल के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हमने कोई चीज़ खाया, उससे कार्बोहाइड्रेट निकला, जो कि कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर शुगर में कन्वर्ट हुआ, वो शुगर ब्लड में आई। तो ब्लड में आने के बाद होता क्या है, जब वो शुगर का जो हम जितना इंटेक कर रहे हैं, मतलब जितना हम शुगर को खा रहे हैं, हमारे शरीर में जितनी शुगर बाहर से डाली जा रही है, अगर वो शुगर सेल्स को द्वारा यूटिलाइज कर ली जाती है, तब हमारे शरीर का जो एनर्जी का बैलेंस है वो प्रॉपर होता है। अगर जो हम शरीर में डाल रहे हैं शुगर, जो हम खा रहे हैं शुगर, वो ज़्यादा है रादर देन कंजप्शन जितनी हमारी है उससे ज़्यादा आ रही है, तो वो शुगर हमारी क्या होती है, वो बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में वो घूमती रहती है, क्योंकि बॉडी के सेल्स को ज़रूरत है नहीं उस ग्लूकोज को। क्यों नहीं है? क्योंकि बॉडी की एक्टिविटी उतनी नहीं है जितना कि हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो बॉडी की जो सेल्स हैं वो उस ग्लूकोज को लेती कब कब हैं? ब्रेन की सेल्स सोचने के लिए लेती है। मसल्स जो होते हैं, जब आप तेज चलते हैं, जब वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी की जरूरत होती है बॉडी की सेल्स को। तब क्या करती हैं, वो ग्लूकोज को तेजी से लेती हैं, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम में शुगर है वो कम हो जाती है, वो यूटिलाइज हो जाती है। तो जितनी हम शुगर बाहर से ले रहे हैं उतनी शुगर बॉडी के सेल्स हमारे कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम बना रहता है, तो हमारा समन्वय बना रहता है शुगर का। अगर हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पा रही है, बाहर से शुगर हम ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो एक्सेस शुगर होती है उसका फेट क्या होता है, उसका भाग्य क्या होता है, फिर बॉडी को फीडबैक जाता है कि बॉडी की जो सर्कुलेटरी सिस्टम में चीनी ज़्यादा है, तो ये चीनी नुकसान करेगी शरीर को। तो करना क्या है कि उस शुगर को हमें स्टोर करना है बॉडी में। तो बॉडी करती क्या है, बॉडी के और मैकेनिज्म उसमें ट्रिगर अप हो जाते हैं, जैसे कि एक उसके जो पाथवे होते हैं, एक तो लीवर की सेल्स, मसल की सेल्स, ये करती क्या है, ये जो शुगर होती है उसको कन्वर्ट कर लेती है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजेनेसिस एक फिनोमेना होता है जिसमें लीवर की सेल्स स्टोर कर लेती है एक्स्ट्रा सेल्स, मसल की सेल एक्स्ट्रा शुगर को स्टोर कर लेती है। वो स्टोर अभी चूंकि शुगर ज़्यादा है इसलिए ये स्टोर करके रख ले रही है, जब बाद में ज़रूरत होगी सेल्स को तो वो ब्रेक डाउन करके आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देगी और सेल्स को मिल जाएंगे। तो अभी चूंकि ज़्यादा है इसलिए बॉडी इसको स्टोर कर रही है ग्लाइकोजन के रूप में। लीवर है, मसल्स है, तो इन जगहों पे ये स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजन के रूप में। अगर ग्लाइकोजन से भी ज़्यादा अगर आपकी एनर्जी आ रही है, शुगर और ज़्यादा निकल के आ रही है, फिर क्या करते हैं हम, फिर बॉडी क्या करती है, एक नया पाथवे फॉलो करती है, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो वैकेंट प्लेसेस थे वो फिल अप हो चुके हैं, वहाँ अब नहीं भर सकता वो ग्लाइकोजन। अभी क्या करना है बॉडी को, बॉडी करती है एक और पाथवे जनरेट करती है जिसको लाइपोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देती है, किसमें, लिपिड के फॉर्म में। वो कन्वर्ट हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड और लिपिड के फॉर्म में, और वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में बॉडी उनको जमा कर लेती है, जिसको एडिपोसाइट्स कहते हैं। एडिपोसाइट सेल्स में उसको डिपॉजिट कर लेती है, और उन पैकेट्स को फिर करती क्या है, वो बॉडी में अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। फैट बॉडी के जगहों में कहाँ कहाँ जाता है, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस फैट जमा हो जाते हैं, विसरल फैट जमा हो जाते हैं हमारे लीवर के चारों तरफ, हमारे हार्ट के चारों तरफ, किडनी के चारों तरफ, और ओमेंटा पे, हर जगह पे ये फैट डिपॉजिट होने लगते हैं उन जगहों पे। इन फैट का बहुत काम भी है बॉडी को, इसलिए उन जगहों पे जमा करती है। इनका प्रोटेक्टिव फिनोमेना भी होती है, शॉक एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को मेंटेन रखते हैं, तो इनका और जगहों पे उपयोग भी किया जाता है। तो होता क्या है, अभी स्टोरेज हमारे ट्रिगर्ड हो गए, अभी हमारे एक्सेस शुगर कहाँ कन्वर्ट हो गई, सबसे पहले तो हमारी सेल्स उसको खाती हैं, सेल्स के खाने से जो बच जाता है फिर ग्लाइकोजन के रूप में वो लीवर और मसल्स उसको स्टोर करते हैं, उससे भी बढ़ जाती है, तो एडिपोज टिश्यू में वो एडिपोज टिश्यूज के पैकेट्स में वो जमा हो जाते हैं और अलग अलग जगहों पे बॉडी को स्टोर किया जाते हैं। अगर उनसे भी ज़्यादा हो जाती है तो फिर उस एनर्जी को क्या होता है, फिर वो एक्टोपिक फैट के रूप में और जगहों पे वो फैट के ड्रॉपलेट्स को कुछ लीवर्स में, कुछ आपके हार्ट में, कुछ आपके मसल्स में, वहाँ पे
फैट के रूप में जमा कर ली जाती है, तो इसको एक्टोपिक फैट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे फैट की का नॉर्मली वहाँ डिपॉजिट नहीं होता, बट अगर एक्सेस है, चूंकि ज़रूरत नहीं है अभी शुगर की, तो वो बॉडी उसको अपने इन जगहों पे कर लेती है। तो हमने देखा कि जो एक्सेस शुगर है हमारे बॉडी में जो कंज्यूम नहीं हो रही है, तो ये 3 पाथवे मेन हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो जिनके द्वारा बॉडी इसको स्टोर करती है। एक तो हो गया ग्लाइकोजेनेसिस, एक तो हो गया लाइपोजेनेसिस, और एक तो हो गया एक्टोपिक फैट के रूप में। ये 3 जगहों पे इसको जमा करते हैं। तो ये अभी हम देखेंगे कि अभी ये जो ओबेसिटी है, ये इसका क्या फेट होता है। अभी जो हम कंटिन्यूअसली इनटेक करते रहेंगे, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ग्लूकोज इनटेक करते रहेंगे, तो हमारी ओबेसिटी ये बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। और फिर होता क्या है कि ये बॉडी मास इंडेक्स जो होता है आदमी का, वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। वो इतना बढ़ जाता है कि हम ओबेस के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अभी ये ओबेसिटी हो गई। अब ओबेसिटी से कैसे ये डायबिटीज में कन्वर्ट होगा, ये कैसे शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, ये जो एनर्जी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इम्प्रॉपर होता है, तो बॉडी का जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो करता है क्या है, जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सभी सेल्स पे इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं जो चाबी के तरह काम करते हैं, जहां जाके इंसुलिन चिपकता है और शुगर के लिए पाथवे खोल देता है, गेट खोल देता है। तो होता क्या है, जो वो रिसेप्टर्स हैं वो खराब होने लगते हैं, जिससे कि टाइप 2 डेवलप हो जाती है। और एक्स्ट्रा फैट जमा होने से पैंक्रियाज के चारों तरफ बीटा सेल्स भी हैम्पर होने लगती हैं, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती हैं, उन पर भी दबाव पड़ता रहता है, तो इंसुलिन का सिक्रेशन भी कम हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि डायबिटीज से मोटापे से धीरे धीरे हम डायबिटीज में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डायबिटीज का प्रिकर्सर जो है वो ओबेसिटी है, जो मोटापा है वो शुगर से पहले आने वाली व्यवस्था है। क्योंकि जब ये बॉडी की जो एनर्जी है, एनर्जी को कंज्यूम करते करते बॉडी थक जाती है, तो बॉडी का जो फीडबैक मैकेनिज्म है फिर वो ट्रिगर देता है कि यहाँ पे जो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, वो जो है खराब होने लगते हैं। तो आदमी टाइप 2 डायबिटीज़ में कहीं न कहीं बदल जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ उस ओबेस पर्सन को वो घेर लेती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा मोटापा है, जो हमारी ओबेसिटी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारी ओबेसिटी कन्वर्ट हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज़ में, शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, और हम शुगर के मरीज हो जाते हैं। तो एटियोलॉजिकल फैक्टर भी कहीं न कहीं दोनों के एक ही हैं। वो क्या है कि शुगर भी तब होती है और मोटापा भी जनरली तभी होता है। उसमें होता क्या है कि आदमी आराम से खा के पड़ा रहता है, एनर्जी का कंजप्शन नहीं करता, रात में खूब बढ़िया सोता है, दिन में भी खूब कई घंटे सो लेता है, कोई मेंटल वर्क नहीं करता, कोई फिजिकल वर्क नहीं करता, तो उसको किसी एनर्जी का ज़रूरत नहीं होता। वो बढ़िया एनर्जी कंज्यूम करता है और उसका जो एक्सपेंडिचर है एनर्जी का, जो यूटिलाइजेशन है एनर्जी का, वो बिल्कुल कम होता है, मिनिमम होता है। इस वजह से वो जो बची हुई एनर्जी होती है, जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है बॉडी में, वो डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म क्रिएट करता है, जिससे हमारी बॉडी में पहले तो ओबेसिटी डेवलप होती है। ओबेसिटी के बाद क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है डायबिटीज़ में। तो आपने ये देखा आज कि किस प्रकार से एक ओबेस पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन सबसे पहले ओबेस पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है, और ओबेस पर्सन फिर कैसे डायबिटिक पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ओबेसिटी है डायबिटीज से कोरिलेटेड है। आपस में दोनों एक दूसरे से बहुत ही ये क्लोज रिलेशन रखते हैं, डायबिटीज और ओबेसिटी। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि जो डायबिटीज़ है वो ओबेसिटी के बाद आना ही आना है उसको। तो इस प्रकार से आपको ये सबसे पहले ओबेसिटी को कंट्रोल करना होता है, इसीलिए इनटेक को बहुत मैनेज करना होता है। और हम लोग इसीलिए कहते हैं
कि आप रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, प्लेइंग, ये सब अपना आप रूटीन में रखिए और एनर्जी का कंजप्शन उतना ही करिए जितना कि यूटिलाइजेशन है। अननेसेसरी एनर्जी का कंजप्शन मत करिए। दिस इज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। ये कुपोषण के द्वारा है। कुपोषण ज़्यादा खा लेना भी है, कम खा लेना भी है, तो ये ज़्यादा खाने वाला कुपोषण है। एनर्जी को ज़्यादा इनटेक करने वाला कुपोषण है। तो बॉडी में आप इक्विलिब्रियम मेंटेन रखें, एनर्जी के इनपुट और आउटपुट पर विशेष ध्यान दें, जिसकी वजह से आप ओबेसिटी से और डायबिटीज से बचे रहें। आज का टॉपिक आज यही हम समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इसको आप शेयर करें और लाइक करें। अगर पहली बार इसको देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और जो वीडियोस हैं आपको मिल सकें। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।